नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK कंपटीशन क्लासेस, जिसमें मैं हूं अखिलेश तिवारी। और आज मैं आप लोगों को अपने ही नेत्र यानी मानव नेत्र के विषय में कुछ एक खास चैप्टर है आपके कक्षा 10 के साइंस में, जिसे मानव नेत्र अथवा रंग बिरंगा संसार के नाम से जाना जाता है। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं नेत्र तो सबके पास होता है, लेकिन हो सकता है शायद सबको जानकारी ना हो अपने नेत्र के बारे में ही, कि हमारे नेत्र में कौन कौन से भाग कहां कहां पे किस कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, जिसे ह्यूमन आइज कहा जाता है, यानी मानव नेत्र। इस नेत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे कि नेत्र क्या होता है, किस काम में आता है ये, और इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर मानव नेत्र। सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव नेत्र होता क्या चीज है, ये किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मानव नेत्र एक प्रकृति की अमूल्य देन है, जो एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करती है और वस्तुओं को देखने के लिए हमें सुगमता प्रदान करती है। क्लियर? फिर से एक बार, मानव नेत्र यानी ह्यूमन आइज ये प्राकृतिक देन है, प्रकृति की एक देन है, बहुमूल्य देन है, जो हमें एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करती है और वस्तुओं को देखने में सुगमता देती है। इसी को मानव नेत्र कहा जाता है। अब यहाँ पे शब्द फोटोग्राफिक कैमरे का जो आया हुआ है, इसका क्या महत्व है? फोटोग्राफिक कैमरे का मतलब ये होता है बेटा कि जिस प्रकार से हम कैमरे में किसी तस्वीर को खींच लेते हैं तो उसी में सेव हो जाती है, उसी प्रकार से आंख से जिस वस्तु को हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं, वो वस्तु भी हमारे से मेमोरी में सेव हो जाती है। इसीलिए इसे भी फोटोग्राफिक कैमरा कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख भाग होते हैं। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा चित्र को। ये चित्र है, इसमें आपको बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले एक अंडाकार आकार दीजिए इसे, और इसके ऊपर और नीचे से तीन तीन लाइनों के द्वारा इसे सुसज्जित कर दीजिए। और ध्यान रहे, अंतिम छोर पर इन दोनों को सीधा नहीं मिलाया जाता है। यदि सीधा मिलाएंगे तो उसका एक पॉइंट होता है अंधबिंदु, जो कि इस आकार में बना होता है। इसलिए इस पॉइंट को आप हल्का सा टेढ़ा करके बना देंगे, जिससे वो स्पष्ट रहेगा कि हमारा अंधबिंदु वहीं पर स्थित है। ठीक है, ये आपका अंधबिंदु है। बाकी इधर आइए सामने की तरफ, तो यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है। लेंस के बीचों बीच में एक छोटा सा गोला आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम कार्निया रखा गया है। और कार्निया के बीच में एक काले रंग का धब्बा दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा सा है, जो आपको नाम दिया गया है नेत्र तारा, जिसे पुतली कहा जाता है। इसके बाद है नेत्र लेंस के ठीक सामने थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखिए, एक बिंदु बनाया गया है जिसका नाम रेटिना है। इसकी भी आंख में बहुत बड़ी भूमिका होती है। अभी हम परिभाषा देते समय इसको क्लियर करेंगे। और इसके बाद रेटिना के तुरंत बाद जो एक परत लगी हुई है, इसका नाम है रक्तक पटल, जिसमें केवल ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी खून का दौरा होता है। और इसके बाद सबसे अंतिम छोर, जो अंतिम परत है आपके, उसको दृढ़ पटल या श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। इन सब का अलग अलग कार्य होता है आंखों में। और एक बात छूट गई है, यहाँ बीच में देखिए ध्यान से, कचाभ द्रव लिखा हुआ है, जिसमें केवल गाढ़ा पदार्थ भरा होता है। यानी हमारी आंख में, आपको जानते हो ना, खोखला भाग होता है, तो जो खोखला भाग होता है उसी में क्या भरा होता है? कचाभ द्रव भरा होता है। ठीक है, अब इसको क्रमबद्ध तरीके से एक एक पॉइंट को हम समझते हैं कैसे क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेटिना से। ठीक है, यहीं से उठाइए टॉपिक, रेटिना से लीजिए। तो रेटिना का काम होता है प्रतिबिंब को बनाना। क्या काम होता है? प्रतिबिंब को बनाना। जब हम अपने नेत्र लेंस के माध्यम से किसी वस्तु का फोकस अंदर की तरफ ले जाते हैं या देखते हैं वस्तु को, तो उसका फोकस सीधा कहाँ टकराता है? रेटिना पर टकराता है। और रेटिना पर टकराने के बाद वो वस्तु उल्टा आता है प्रतिबिंब के पास। जैसे हम यहाँ पर किसी वस्तु को देख रहे हैं अपने आंख के माध्यम से, यहाँ पर वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु का फोकस जब हमारी आंख पर आकर के टकराता है, तो यहाँ से आने के बाद बेटा ये वाली किरण का मार्ग ऊपर और इस वाली किरण का मार्ग नीचे हो जाता है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है।
इसीलिए जब ये जा करके रेटिना पर टकराता है, टकराने के बाद पुनः वापस जब आता है तो वही किरण घूम करके फिर नीचे और ये वाली किरण ऊपर चली जाती है, जिससे उस वस्तु का हमें वास्तविक सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यदि ऐसा ना हो तो जो सामने वस्तु आपको दिखाई देगी वो अपनी अपेक्षा उल्टी दिखाई देगी। जैसे हम आपके सामने खड़े हों तो आप हमको उल्टे दिखाई दोगे, ठीक है। इसीलिए ये रेटिना क्या करता है, वस्तु के प्रतिबिंब को घुमा करके उल्टा बनाता है, और वो जब सामने की तरफ वापसी आता है तो फिर से वही घूम करके सीधा प्रतिबिंब देता है। ये काम होता है रेटिना का। आप लोग समझ गए होंगे कि रेटिना का काम केवल होता है वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। चलिए अगला टॉपिक, रक्तक पटल। रेटिना के बाद एक गाढ़े काले रंग के झिल्ली का पर्दा होता है, काले रंग के झिल्ली का पर्दा होता है। उसमें क्या होता है कि आंख की मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए हमारे हृदय से कुछ ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो उसी रक्तक पटल के माध्यम से आंख यानी नेत्र के विभिन्न अंगों तक पहुंचता रहता है, जिससे उनका भी क्रियाकलाप चलता रहता है। इस परत में केवल ब्लड का बहाव होता है। अगला है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल जो होता है इसी को श्वेत पटल कहा जाता है। दृढ़ पटल हमारे आंख में सबसे बाहर की तरफ उभरा हुआ सफेद रंग का बना हुआ एक झिल्ली का पर्दा होता है, जो अपारदर्शी होता है। सफेद रंग आप देख रहे होंगे आंख में, सबकी आंख में होता है ना सफेद भाग, उसी को क्या कहा जाता है, दृढ़ पटल कहा जाता है, या उसी को श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है अगला टॉपिक आपका कार्निया। कार्निया क्या होता है, नेत्र लेंस के सबसे सामने की तरफ एक गाढ़े काले रंग का पर्दा होता है, जो पारदर्शी ऊतकों का बना होता है। इस बड़े वाले काले भाग में आप अपना प्रतिबिंब भी देख सकते हो, दिखाई देता है, इसीलिए इसको पारदर्शी कहा जाता है। इससे क्या होता है, प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को प्रवेश करती हैं, यानी सारा प्रकाश इसी मार्ग से होकर के कहा जाता है मस्तिष्क में। आगे है नेत्र तारा, इसे पुतली भी कहा जाता है। ध्यान रहे, नेत्र तारा या पुतली ये हमारे शरीर यानी आंख का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इसकी कार्य क्या है, ये इसी माध्यम से हम वस्तु को देखते हैं। अगर यही पुतली गायब हो जाए तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। इसकी एक विशेषता होती है कि ये अगर आप धूप में निकल जाइए तो आपकी पुतली अपने आप ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी, और अगर किसी अंधेरे कमरे में आ जाइए तो ऑटोमेटिक बड़ी हो जाती है। यानी इसकी एक विशेषता होती है कि ये अत्यधिक प्रकाश में छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है। संकुचन और विरलन दोनों क्रिया इसके अंदर होती है, ये प्राकृतिक देन है। फिर इसके बाद आता है पलक। अब यहाँ पे हमने लिखा है पलक, लेकिन आप लोग जान रहे हैं पलक दो होती है, एक ऊपरी पलक और एक निचली पलक होती है। फिलहाल दोनों का काम होता है विषम परिस्थिति में आंख की सुरक्षा करना। दोनों का काम क्या होता है, विषम परिस्थिति में आंख की सुरक्षा करना। जैसे आप लोग देखते हो रास्ते में चलते रहते हो, कोई कीड़ा वगैरह आता है तो उसके घुसने से पहले दोनों परत बंद हो जाती है और वो कीड़ा वहीं से टकरा करके वापस हो जाता है। ठीक, और एक टॉपिक बचा हुआ है कचाव द्रव। यह एक गाढ़ा लिक्विड पदार्थ होता है जो हमारे आंख के खोखले भाग में भरा होता है। ये केवल यही कार्य करता है कि रोते समय हमारे आंखों से जो आंसू टपकते हैं वो इसी मार्ग से होकर के आते हैं। ठीक है, इतना टॉपिक अगर आप लोग तैयार रखते हैं तो आपको मानव नेत्र में यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई क्वेश्चन पुटअप होता है इससे संबंधित सचित्र वर्णन करने के लिए आता है, तो इसी 8 हेडिंग पर यदि आप चर्चा कर देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बस बेटा इसे ध्यान रखना, जो चित्र बनाया गया है उस चित्र को कैसे बनाना है, कितना क्लियरिटी देना है, किस हिसाब से इसकी परिभाषा को देना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। और जो हम बताए हैं इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका नेत्र की समंजन क्षमता। इससे हम क्या समझते हैं, ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। क्षमता माने होता है शक्ति। क्षमता मीन्स क्या होता है, शक्ति। जैसे हम लोग कार्य करते हैं, हम लोगों के पास एनर्जी होती है, शक्ति होती है, तभी तो कार्य करते हैं। उसी प्रकार से नेत्र जो होता है इसके अंदर भी एक क्षमता होती है। क्या क्षमता होती है उसी को जान लीजिए, उसी को नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। नेत्र जो है किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को घटाता और बढ़ाता है। मालूम है ना आप लोगों को, किसी दूर की वस्तु को देखना है तो आप ज्यादा निगाह लगाओगे,
निकट की वस्तु को देखना है तो हल्की निगाह लगाओगे तभी देख ले जाओगे। यानी नेत्र किसी वस्तु को देखने के लिए जो अपने फोकस दूरी को घटाता है और बढ़ाता है, इसी फोकस दूरी के घटाने और बढ़ाने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर परिभाषा के रूप में अगर देखा जाए इसे, तो फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाने और बढ़ाने की क्षमता को ही आंख की समंजन क्षमता कहते हैं या नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ये आपका एक टॉपिक हुआ। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक है आपका दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, ये सामने हेडिंग पड़ी हुई है, इसके बारे में जानते हैं। दृष्टि दोष क्या होता है? दोष मीन्स होता है कमी, और दृष्टि माने देखने में, यानी देखने में यदि कोई कमी आती है तो उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, यानी हमारे नेत्र में, मानव नेत्र में यदि किसी वस्तु को देखने में थोड़ा सा रुकावट आ रही, बाधा आ रही है, तो उसी बाधा को ही क्या कहा जाता है? कमी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है निकट दृष्टि दोष, और दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष। ये 3 टॉपिक है। दृष्टि दोष में 3 टॉपिक आता है। सबको हम क्रम वाइज देखते हैं, अध्ययन करते हैं। पहला टॉपिक है निकट दृष्टि दोष। ध्यान रहे, जिस दोष का वर्णन करना है वही दोष हमको दिखाई देता है, इस चीज मत भूलिएगा। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी जब निकट दृष्टि दोष आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसीलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अगला वाला है दूर दृष्टि दोष, उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं मगर निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। और अगला टॉपिक है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष एक ऐसा दृष्टि दोष होता है जो प्रायः वृद्धावस्था में होता है, क्योंकि वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद बेटा हमारे आंख की जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां मतलब जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, लूजनेस आ जाता है इसके अंदर, जिसके कारण आंख में ब्लड सर्कुलेशन पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता है और हमें वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है या किसी को दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार की क्रिया होने लगती है। इसका कोई व्यवहारिक निराकरण नहीं हो पाता है। चलिए अब हम इनका निवारण देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो करना है आपको, आप लोग जान रहे हो, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर वाली नहीं दिखाई दे रही है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हमने पहले चैप्टर में प्रकाश परावर्तन में आपको बताया था अवतल और उत्तल दर्पण, जिसमें आपको बताया गया था कि अवतल दर्पण दूर के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण निकट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसकी आंख में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो निकट के प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है। तो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आंखों में अगर उत्तल लेंस लगाएंगे तो उनकी दोनों दृष्टि शैली सही हो जाएगी। इसलिए इनकी आंखों के चश्मे में जो चश्मा प्रयोग किया जाएगा उसमें कैसा लेंस डालेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और इनका तो हमने पहले ही बता दिया आपको कि इनका कोई निराकरण नहीं होता है। ठीक है, ये आपका तीनों टॉपिक दृष्टि दोष से संबंधित था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा।